हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का बच्चों 5 नंबर का 5 ऐसे बीबीए क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके झारखंड बोर्ड के कल जो एग्ज़ाम होने वाला बच्चों उसमें 100% ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो क्वेश्चंस को एकदम रट जाना है बच्चों। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग जरूर से ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है बच्चों वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ पहुंचाते हैं, ये हमें समझना और लिखना है। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी वस्तुओं का लेन देन, ठीक है, और सेवाएं, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इससे विश्व को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो विश्व को इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है, ऐसे विश्वास किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा दोनों ही देश लाभ प्राप्त होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिख देना है, प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का माध्यम बना हुआ है। यानी कि प्राचीन समय से ही दो देशों के बीच क्या होता है, व्यापार चलता रहता है, शुरू से ही चल रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप उस देश में वस्तुओं के मूल्य में गिरावट तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में, आज विश्व के कई देश कुछ खास वस्तुओं के निर्माण में विशेषता हासिल कर लिए हैं। यानी ऐसे भी देश है बच्चों जो कि खास वस्तुओं का क्या करता है, निर्माण करता है, जो और वो पूरे देश में उसका क्या करता है, व्यापार करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश को वे वस्तुएं उपभोग हेतु प्राप्त होती है जो वहाँ उपलब्ध नहीं होती है। देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय से ये भी एक महत्व होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जो कि इंडिया से बाहर वाले देशों में, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा वस्तु है जो कि अमेरिका में नहीं है और इंडिया में है, तो इंडिया से वहाँ पर अमेरिका जा सकता है और अमेरिका के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है, फायदा है। निर्यात देश को अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात कर आर्थिक लाभ होता है और सामान बेचकर देश का आर्थिक लाभ भी होता है। भारत में आने वाली कुछ फसलें जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही देन है, ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों की विदेश नीति का मुख्य अंग है। विदेश नीति का बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य अंग है। आज कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं रहता है। यानी कि देश दुनिया भर में जितने भी देश हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है। सब देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दूसरे के साथ करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मानव के विकास के लिए शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व है। तो आपको एकदम इजी वे में हम यहाँ पे टाइप करनी है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को ही छाप कर चलाइएगा, एकदम 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए क्या बोलता है, मानव विकास में वृद्धि हेतु शिक्षा या ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी मानव के विकास के लिए बच्चों शिक्षा या ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण करता है। ये कहा गया है बच्चों कि एक शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण करता है। अतः शिक्षा मानव का आभूषण है। शिक्षा क्या है बच्चों, मनुष्य का, मानव का आभूषण है। शिक्षा के 2 मापदंड हैं। शिक्षा के 2 मापदंड है। प्रथम मापदंड क्या है बच्चों, शिक्षक शिष्य अनुपात है। अर्थात शिक्षक शिष्य अनुपात जितना कम होगा शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। ये हो गया पहला मापदंड। दूसरा मापदंड है शिक्षा या साक्षरता
पंचायतता के स्तर को मापता है। यह मापदंड जितना अधिक होगा उस देश की सामाजिक स्तर भी उतनी ही अधिक होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की साल 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बच्चों अधिकांश विकसित देश, जो कि विकसित देश है, वहाँ पर लोगों की मतलब शिक्षित लोगों का 98% पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, या इससे अधिक जनसंख्या साक्षर हैं, ठीक है, जबकि पिछड़े हुए देश, जो कि पिछड़े हुए देश हैं, देशों में 45% से कम जनसंख्या साक्षर है, यानी कि 45% से भी कम जनसंख्या ऐसे है पिछड़े देश की जो कि शिक्षित है, ठीक है, जो इन देशों की निम्न मानसिक विकास स्तर को दिखाता है। तो इसी तरह से आपको लिख देना है एकदम इजी वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं। जल परिवहन यानी कि जल नदियों समुद्रों द्वारा जो आयात और निर्यात किया जाता है दो देशों के बीच या फिर दो राज्यों के बीच, उसके क्या लाभ हैं, ठीक है। तो देखिए, जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। परिवहन के समस्त साधनों से जल परिवहन सबसे सस्ता है। तो आप लोगों को पता होगा लकड़ी का नाव भी रहता है बच्चों, लकड़ी का, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसमें कोई ईंधन, किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं आता है। तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आपात निर्यात हेतु जल परिवहन सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी तरह का आपात आ जाता है तो जल के द्वारा, जल समुद्र के रास्ता एक देश से दूसरे देश का आयात और निर्यात सबसे इसका जो माध्यम है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। जल मार्ग के लिए सड़क तथा रेल पटरी की भांति मार्ग बनाने में खर्च नहीं पड़ता, यानी कि जैसे मतलब ट्रेन, जो सामान वाला जो ट्रेन चलता है उसके लिए क्या पड़ता है, पटरी बिछाना पड़ता है, और नाव के लिए तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ना ही सड़क बनानी है ना ही पटरी बिछानी है, तो ये सबसे क्या है, खर्च से बचाता है। उसके बाद जल परिवहन से एक बार में बहुत ज़्यादा सामान का आयात निर्यात किया जाता है। आप बच्चों, जितना सामान आप ट्रक में ले जा सकते हैं उससे कई ज़्यादा गुना एक बार में एक देश से दूसरे देश के बीच आयात और निर्यात होता है। जल परिवहन से ईंधन का बहुत कम खपत होता है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो देख सकते हैं ये छोटा छोटा टॉपिक्स आपको एकदम अच्छा से लिख देना है, जो कि आपके एग्जामिनर भी जो कॉपी चेक करते हैं वो भी पढ़ेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे कि अपने शब्दों में लिखा है, खुद से बच्चा समझकर लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा जल परिवहन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा जल परिवहन का ही यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े नाव का बच्चों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु जल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जल का जो परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट करें। तो परिवहन और संचार में क्या अंतर है बच्चों, समझिए। परिवहन एवं संचार में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड परिवहन, एक तरफ संचार और परिवहन का मतलब जो बच्चों, एक सामान को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य एवं वस्तुओं को लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। या फिर अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं या फिर सामान कहीं से आता है या फिर जाता है तो वो परिवहन कहलाता है। और संचार जो कि विचार, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना संचार कहलाता है। जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं या फिर हम अपना खत किसी को लिख के भेजते हैं तो ये संचार में आता है। तो परिवहन और संचार में ये अंतर है, ठीक है। उसके बाद परिवहन के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, पाइपलाइन परिवहन इत्यादि। पाइपलाइन से पेट्रोल, पानी, वायु से जहाज़ें, ठीक है, सड़क मार्ग, जल मार्ग, ठीक है। ये हो गया जल मार्ग का। अब संचार के लिए विभिन्न माध्यम हैं, जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि, ये है संचार की व्यवस्थाएं। उसके बाद परिवहन के भिन्न साधन हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बने हुए हैं।
परिवहन बच्चों, सड़क से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो क्या है, प्रदूषण का एक कारण बना हुआ है। संचार के माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलता है, पर संचार के माध्यम से तो प्रदूषण नहीं फैलता है। परिवहन प्रणाली किसी देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए रीढ़ का काम करता है। ठीक है, किसी भी देश का वो जो परिवहन है बच्चों, वो रीढ़ का काम करता है। संचार व्यवस्था किसी देश के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। तो विकास के लिए बच्चों संचार का भी उतना ही महत्व है। उसके बाद है भौतिक और मानव भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या है? एक तरफ है भौतिक भूगोल, एक तरफ है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन तक सीमित है। ठीक है, भौतिक विज्ञान जो है वो प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, वहीं तक सीमित है। मानव भूगोल मानव निर्मित संस्कृति परिघटनाओं के अध्ययन तक सीमित है। मानवों के द्वारा जो घटनाएं होती है, मानव निर्माण का, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल में उच्चावन, जलवायु, मृदा, जल निकास प्रणाली, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं आदियों का अध्ययन होता है। ठीक है, पेड़ पौधे, हमारा वायुमंडल, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, किसमें बच्चों, किसमें होता है? तो वो भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में, मानव भूगोल जनसंख्या, आवास, कृषि, निर्माण, उद्योग, बस्ती, यातायात आदि चीज़ों का, यानी मानव के द्वारा जुड़ी चीज़ें, कृषि हो गया, घर का निर्माण हो गया, उद्योग का निर्माण हो गया, यानी मानव की से रिलेटेड चीज़ें का अध्ययन होता है। भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा मृदा विज्ञान आदि भौतिकी भूगोल के क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि जो विज्ञान, मौसम विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गया, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो भूविज्ञान में होता है। उसके बाद आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तथा शहरी भूगोल आदि मानव भूगोल के क्षेत्र में है। मानव यातायात तथा उद्योग आदि मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी कल जो आप लोग का भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को एकदम रट जाइए बच्चों, 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।